हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 13 दिसंबर 2022 और द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज के जितनी भी इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ होगी वो इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। अगर आप इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या सीधा परिवर्तन IAS अकेडमी टेलीग्राम पर लिखकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन और चाइनीज सोल्जर के बीच में अरुणाचल बॉर्डर पर क्लैश देखने को मिला। इसको लेकर एक न्यूज़ डिस्कस करी गई है। इंडिया और चाइना के बीच में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो भी बाउंड्री है उस पर बाउंड्री रिलेटेड बहुत सारी जगह पर डिस्प्यूट है। इवन चाइना ये क्लेम करता कि अरुणाचल प्रदेश पूरा का पूरा जो है चाइनीज टेरिटरी के अंदर आता है। लेकिन अगर आप देखेंगे इंडिया और चाइना के बीच में, इससे पहले हम जब भी पढ़ते थे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन पर हम लोग कंटिन्यू पढ़ते थे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो बार बार क्लेम करता है चाइना कि ये हमारी टेरिटरी है, इससे पहले 1962 में जो वॉर हुआ था वो भी इसी साइड से हुआ था, राइट। लेकिन आज के टाइम पे आप देखेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों तरफ आपको सोल्जर्स मिलेंगे, चाहे वो चाइनीज साइड हो चाहे इंडियन साइड हो। और इस कॉन्टेक्स्ट में अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के निकट जो है ये क्लैश देखने को मिला, जिसमें दोनों तरफ इंजरीज हुई है। हालांकि इंडियन आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट दी गई कि इस पूरे एरिया को इमीडिएटली डिसएंगेज कर दिया गया है। कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग हुई ताकि इश्यू को डिस्कस किया जा सके और पीस को रिस्टोर किया जा सके। हालांकि जो चाइना है ये कंटिन्यू इस तरह के एफर्ट करता है कि एक तरीके से पीस डिस्टर्ब हो। और 2020 में जब जून में गलवान वैली के अंदर क्लैश हुआ था, तब भारत के लगभग 20 जवान इस तरह के क्लैश में शहीद हो गए थे। हालांकि अच्छी बात ये है कि यहाँ पर अभी तक कोई इस तरह की बैड न्यूज़ नहीं, हालांकि इंजरीज दोनों तरफ देखने को मिली, ये स्टेटमेंट है। इसके अलावा अगर आप इंडिया और चाइना के बॉर्डर इश्यूज़ को देखेंगे, भारत का बहुत क्लियर कट स्टैंड रहा है जून 2020 के बाद से कि कोई भी मेन पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होगा जब तक आप बॉर्डर एरिया से फोर्सेस को कंप्लीट डिसएंगेजमेंट नहीं करेंगे। और हमने ईस्टर्न लद्दाख में पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शन है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जब इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूटेड है और उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, डिसएंगेजमेंट करने के लेकर, चाहे वो मिलिट्री लेवल का हो, डिप्लोमेटिक लेवल का हो। हालांकि गवर्नमेंट लेवल का इतना या पॉलिटिकली इतना ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसमें डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स के थ्रू डिस्कस किया जा रहा है। और बहुत सारे फ्रैक्शन पर जो है वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी है और आने वाले टाइम में उम्मीद करेंगे कि और भी फ्रैक्शन पर चीज़ें सॉर्ट आउट हो। इसके अलावा अगर आप इसके ठीक राइट हैंड साइड में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ेंगे तो उसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट एक कवर किया गया। सबसे पहले बताया गया कि रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना। एक होगी होलसेल इन्फ्लेशन, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होगा। रिटेल इन्फ्लेशन 2022 में पहली बार 6% से नीचे आई है। 6% का क्या फंडा है ये थोड़ा समझ लीजिए। देखो, RBI को टारगेट दिया जाता है कि आप 2% से लेकर 6% तक कंट्रोल करिए, यानी 2% मिनिमम हो गया और इसके बाद 6% जो है वो अपर लिमिट होती है। 6% से ऊपर अगर इन्फ्लेशन है तो कहीं ना कहीं टॉलरेंस लिमिट का क्रॉस किया जाता है। इसके अलावा लगातार 11 महीने से हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है लगातार इंक्रीज हुई, 6% से ऊपर रही है। इवन यहाँ पर आप देखेंगे कि 7.79 के आसपास चली गई थी 2022 के अंदर ही। लेकिन अक्टूबर के डेटा जो दिया गया है, या अक्टूबर नवंबर के बाद जो डेटा है, नवंबर का सॉरी, इसमें बताया गया कि 5.88% के आसपास, यानी पिछले 11 महीनों में सबसे कम ये जो है वो रिकॉर्ड करी गई है। अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें ओवरऑल जो वेजिटेबल और एडिबल ऑयल के प्राइस थोड़ा कम हुए हैं, और इसके पीछे वजह है कि एडिबल ऑयल में हमने देखा कि कुछ इंपोर्ट ड्यूटी कम किया गया था। इसके अलावा रिजर्व बैंक का जो अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड है 6%, इसमें भी कमी देखने को मिली क्योंकि 5.88% आ गई है। हालांकि अभी भी जो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ठीक है कि रूरल एक तरीके से इन्फ्लेशन कम हुई है, लेकिन रूरल जो कंज्यूमर है, ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी जो फूड आइटम्स उसके प्राइस इंक्रीज है या हाई है एज़ कम्पेयर टू अर्बन पीयर्स के या अर्बन लोगों के कंपेयर में, या शहरी क्षेत्रों की तुलना में अगर हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी बड़ी संख्या में महंगाई का एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। क्योंकि
रूरल एरिया के अंदर इनकम के सोर्सेज भी बहुत लिमिटेड होते हैं, तो इसलिए ये और ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन करी गई है। हम लोग जाएंगे सीधा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पर इसके बाद, और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में कई सारी चीज़ें कवर करी गई है। फॉर एग्जांपल एक डेटा प्रोवाइड किया गया सबसे पहले, और इस डेटा के अंदर बताया गया कि देश के अंदर फंक्शनल डिसेबिलिटी रिहैब सेंटर जो है वो बहुत ही कम है। लगभग 55 से लेकर 60 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है जो डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर पर काम कर रही है। होना ये चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली 269, यानी देश के अंदर मिनिमम 269 ये होने चाहिए। इस तरह की रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने लोकसभा के अंदर ये जानकारी दी गई है। और प्लानिंग ये है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेजिग्नेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर हो, किसको लेकर, डिसेबिलिटी रिहेब सेंटर को लेकर। तो ये डेटा प्रोवाइड किया जाता है जब भी लोकसभा में सवाल पूछे जाते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में। इसके ठीक राइट हैंड साइड में एक सेफ्टी इश्यूज़ को लेकर डिस्कस किया गया डोमेस्टिक एयरलाइंस के मामले में, कि जिसकी वजह से जैसे फ़्लाइट में कभी कभी आप फ्लाइट जब चल रही होती है, उड़ रही होती है, तो उस पर अटैक होता है, बर्ड्स हिट कर देते हैं, तो क्रैश होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो 2018 से लेकर अक्टूबर 2022 तक ये बताया गया कि लगभग 526 ऐसे इश्यूज़ हुए हैं जो रिपोर्ट किए गए सेफ्टी इश्यूज़। हालांकि सिविल एविएशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एरोड्रोम ऑपरेटर्स को जो है वो नेसेसरी एक्शन लेने पड़ते हैं ताकि रिस्क ऑफ कोलिजन वाइल्ड लाइफ और एयरक्राफ्ट के बीच में उसको मैनेज किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके। इस तरह की जानकारी दी गई है, राइट। इसके बाद इसके ठीक राइट हैंड साइड में अभी एक यूनिसेफ की रिपोर्ट आई। यूनिसेफ की रिपोर्ट में बताया गया कि यमन में जो सिविल वॉर चल रहा है उसमें लगभग 11,000 बच्चों पर इम्पैक्ट पड़ा, जिसमें से 3,774 अप्रोक्सीमेटली, अगर आप इसको देखेंगे, 3,800 के आसपास बच्चों की डेथ हुई है 2015 से लेकर सितंबर 2022 तक। इसके अलावा जो लगभग 7,500 बच्चे हैं वो बेसिकली मेम्ड हो चुके हैं। मेम्ड का मतलब होता है इस तरीके से बैडली इम्पेक्टेड होना जिसकी बात उनकी बॉडी का, जैसे इंजरी इतनी सीरियस होना कि मान लेते हैं कि हाथ पैर या बॉडी के किसी भी ऑर्गन पर इंजरी होती है तो फिर से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, इस तरह का चीज़ें हैं। और यमन के अंदर कन्फ्लिक्ट काफ़ी पुराना है। यमन के अंदर अगर हम देखेंगे एक तरफ आपको देखने को मिलेगा सऊदी लेड कोलिशन और दूसरी तरफ हाउती रेबल जिसको बैक करता है ईरान, यानी इनडायरेक्टली ईरान और सऊदी अरेबिया इस पूरी फाइट में आपको नज़र आएंगे। कई बार आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि हाउती रेबल ने यूएई पर अटैक कर दिया या सऊदी अरेबिया पर के एयरपोर्ट्स पर अटैक कर दिया। वो यही वजह है, ये एक दूसरे से इनडायरेक्टली फाइट कर रहे हैं। इसके अलावा ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात करते हैं तो ओमान और सऊदी अरेबिया से इसकी बाउंड्री लगती है। हालांकि रेड सी, गल्फ ऑफ अदान, बाब अल मंदाब स्ट्रेट, ये पर्टिकुलर एरिया आपको इस पूरे सिनेरियो में नज़र आएगा। इनकी ऑफिशियल कैपिटल सना है, लेकिन कई बार क्योंकि रेबल्स हो सकता है कि डिफरेंट कैपिटल अपनी कंसिडर करें तो डिफरेंस उसमें हो सकता है। इसके ठीक नीचे यहाँ पर आप देखेंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हमारे लॉ मिनिस्टर साहब है, ये बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। नवंबर 9 की ये फोटोग्राफ आपको नज़र आएगी। सरकार और जुडिशरी के बीच में एक इशू को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, चर्चा हो रही है और एक तरीके से कह सकते हैं डिबेट हो रही है। वो इशू है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर। कॉलेजियम सिस्टम का क्या मतलब, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉलेजियम सिस्टम बहुत सिंपल सा एक प्रोसीजर है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर रिकमेंडेशन करते हैं। उनके ट्रांसफ़र को लेकर, खासकर हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र को लेकर भी रिकमेंडेशन कर सकते हैं, या एलिवेशन को लेकर, यानी एक व्यक्ति जो है वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आए उसके प्रमोशन को लेकर हो। इसके अलावा ऐसा हो सकता है डायरेक्ट बार काउंसिल से किसी एडवोकेट को एलिवेट करने को लेकर रिकमेंडेशन कर सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट को लेकर सरकार जो है इस चीज़ कॉलेजियम सिस्टम के अगेंस्ट जो है वो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट देती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे यूनियन गवर्नमेंट ने कई बार ये बोला कि ये सिस्टम जो है ओपेक है। ओपेक का मतलब है बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है। कई बार इस पर एलिगेशन लगा कि नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया कि भाई गवर्नमेंट के ऊपर भी एलिगेशन लगता है कि कई बार जो रिकमेंडेशन किया जाता है, नाम जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की, उसको अप्रूव नहीं करती। सेंट्रल गवर्नमेंट आर्ग्यू करती कॉलेजियम, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में हो, इसकी वजह से अपॉइंटमेंट में डिले होता है। और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक अच्छा कानून था, लेकिन कोर्ट ने उसको
स्टक डाउन कर दिया। ये बात की जा रही है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कि हमने संविधान के प्रोविजंस में अगर हम अमेंडमेंट किया और 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, यानी संविधान संशोधन किया गया था, बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि कोलिजियम सिस्टम अभी लो है और जो रिकमेंडेशन की जाती है वो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने पेंडिंग रहती है और कोई रीज़न भी नहीं बताया जाता कि पेंडिंग क्यों है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट जो है, जो पर्सन एलिजिबल है उनका अपॉइंटमेंट और उनके प्रमोशन पर नेगेटिवली इम्पेक्ट पड़ता है। इसलिए कहीं ना कहीं इस प्रोसीजर को थोड़ा स्पीड अप करने की रिक्वायरमेंट है, इसको फास्ट करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। इसके बाद टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ने हैं इसके ठीक नेक्स्ट पेज पे। वो है एक तो फीमेल लीडरशिप इन गवर्नमेंट के बारे में, यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड मिलेगा, ये वाला आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये केवल प्री के लिए नहीं, जीएस मेंस के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी को लेकर जैसे यहाँ पर आप अभी हमने डेटा पढ़ा था कल कि देश की जो 19 असेंबली ऐसी है जहाँ पर 10% से भी कम जो है वो वुमेन लेजिस्लेटिव असेंबली में है, और इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर भी नंबर बहुत ज़्यादा है नहीं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर एक स्टडी करी गई है कि दुनिया भर में किस तरीके से फीमेल रिप्रेजेंटेशन है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर अभी एक डिबेट ज़रूर हुई थी। हालांकि बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा नहीं किया जाएगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन यहाँ पर इसको लेकर डिस्कस किया गया। इसके ठीक राइट हैंड साइड में एक टॉपिक और डिस्कस किया गया, उसका नाम है बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन को लेकर। बहुत सारे लोग कंसिडर करते हैं कि किसी भी प्रोडक्शन के फैक्टर में लैंड, लेबर और कैपिटल यानी पैसा, श्रमिक और पूंजी अलग अलग कंटेक्स्ट में हो सकती है। एक तरीके से लैंड का मतलब ज़मीन हो गया, कैपिटल में चाहे मशीन के थ्रू वो पैसा लगाना हो, या दूसरे लोग कंसिडर करते हैं कि भाई टाइम और एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये भी इतना ही इक्विवेलेंट है। तो ये दोनों टॉपिक जैसे ही आपके पास पीडीएफ आएगी तब आपको ये पढ़ने हैं सेल्फ स्टडी से। इसके बाद पेज नंबर 10 पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिस्कस किया गया कि डेवलपमेंट मॉडल जो है वो गवर्नमेंट का उसने किस तरीके से बेनिफिट किया है, या ओवरऑल बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को डिस्कस किया। हमारे रेलवे और आईटी मिनिस्टर साहब ने इनके द्वारा जानकारी दी गई है कि 2014 के बाद काफ़ी चीज़ें बदली है, कुछ स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया गया। तो ये जो कई बार क्या होता है ये थोड़ा पॉलिटिकल सा डिस्कशन ज़्यादा आपको इसमें नज़र आएगा, लेकिन फिर भी कुछ स्कीम जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसके अलावा यहाँ पर बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में, या 2G, 3G, 4G या 5G ऑक्शन को लेकर जो डिबेट हुई उसके बारे में डिस्कस किया गया। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। फॉर एग्जांपल यूके और इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर टॉक्स है उसको फिर से कंटिन्यू किया जा रहा है, और 6th राउंड की बातचीत होगी भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर मैंने पहले ही बताया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बहुत सिंपल सा मतलब है कि ट्रेड को स्मूथ करना है, और जो कस्टम लगता है या टैक्स लगता है उसको मिनिमाइज़ करना है, कई जगह पर ज़ीरो करना है या सिंप्लीफाई करना है। और इसमें जो मेन चीज़ होती है कि प्रोडक्ट के एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो जाता है, लोग ईजिली एक दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। इसके अलावा हालांकि इस पूरे सिनेरियो में हम देखा कि जब से यूके के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने ऋषि सुनक, उसके बाद ये पहली मीटिंग, इससे पहले जो मीटिंग हुई थी अलग अलग राउंड की हुई थी, ये डिफरेंट हो सकता है। हालांकि यूके के जो ट्रेड सेक्रेटरी उन्होंने कहा कि भाई उनके डिस्कशन में स्टूडेंट वीज़ा को लेकर अभी डिस्कस नहीं किया जाएगा, आने वाले टाइम में बहुत सारे इश्यूज़ है। हालांकि दोनों तरफ से बताया गया कि क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी। पहले ये था कि बहुत जल्दी इसको कंक्लूड किया जाएगा, जैसे जब बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि हम लोग दिवाली तक इसको कंक्लूड करेंगे। बाद में लिज ट्रूस प्राइम मिनिस्टर बनी और अभी फाइनली जो है ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उनकी लीडरशिप में किस तरीके से यूके आगे बढ़ता है ये एक डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। इसके ठीक राइट हैंड साइड में इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म और टेररिज्म मीटिंग में शामिल होंगे। बेसिकली इंडिया के पास ये लास्ट कह सकते हैं 15-20 दिन है जब हम लोग एक तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में रहेंगे। 31 दिसंबर को हमारी मेंबरशिप जो है वो समाप्त हो रही है,
और उससे पहले क्योंकि दिसंबर में हमारे पास इस ग्रुप की प्रेसिडेंसी भी है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर डिस्कस किया गया कि हम लोग जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म को लेकर और टेररिज्म को लेकर जो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी उसको लेकर डिस्कस किया जाएगा। और ये मीटिंग होगी न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म करके, और इसके अलावा ग्लोबल अप्रोच टू काउंटर टेररिज्म चैलेंजिंग एंड वे फॉरवर्ड, इन सबको एड्रेस किया जाएगा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटरेस, इनके साथ बातचीत होगी और बायलैटरल मीटिंग भी हो सकता है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर इस टाइम पे है, चाहे वो परमानेंट हो या फिर नॉन परमानेंट हो, उनके साथ भी बातचीत हो सकती है। ये बातचीत उसमें डिस्कस किया गया। इसके अलावा इसके ठीक नीचे अगर हम जाएंगे तो राज्यसभा ने एक बिल पास किया है और इस बिल का नाम है कंजर्वेशन बिल, और ये बताया गया कि फ्यूचरिस्टिक एनर्जी कंजर्वेशन बिल होगा जो कार्बन एमिशन को रेगुलेट करने वाला है। ये बिल जो है अकॉर्डिंग टू हमारे पावर मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर ने कहा कि ये एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को एनहेंस करेगा, उसके स्कोप को एनहेंस करेगा। राज्यसभा ने मंडे को एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो क्लियर कर दिया है और इसका मेन मकसद है कि नॉन फॉसिल सोर्सेज जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास और फीड स्टॉक या कार्बन मार्केट्स को क्रिएट करना है। लोकसभा ने पहले पास कर दिया था, अभी ये राज्यसभा ने भी पास कर दिया है। और इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया कि एनर्जी कंजर्वेशन पर जो है वो फोकस किया जाएगा इस बिल के थ्रू। इस बिल का जो मेन मकसद है कि जो बड़ी बिल्डिंग है उनको 100 किलोवाट या उससे ज़्यादा खर्च करती है उनको एरिया के अंदर लाया जाए, या उसके एक तरीके से उनको फोर्स किया जाए, उनके ऊपर लागू किया जाए कि वो ग्रीन एनर्जी का यूज़ करें। इसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड बहुत सारे प्रोविजंस को अमेंड करता है, जिसमें काउंसिल ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हो या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को कहीं ना कहीं एम्पावर करता है कि रेगुलेशन बना सकते हैं स्मूथ डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन का। हालांकि ओपोजिशन जो लीडर्स है उनका ये तर्क है कि ये बिल जो है 2001 का जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है उसके ठीक ऑपोजिट है, क्योंकि ये आपको ऐसा नज़र आएगा कि फॉसिल फ्यूल और नॉन फॉसिल फ्यूल्स या ग्रीन एनर्जी पर बहुत ज़्यादा फोकस है। तो ये बिल क्लाइमेट चेंज, कार्बन एमिशन, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप नॉर्मली एनर्जी कंजर्वेशन देखेंगे। तो इस हिसाब से बिल ऐसा नज़र आता है कि ये एनवायरमेंटल लॉज है ना कि एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। हालांकि ये बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से पास हो चुका है और अभी फाइनली जब प्रेसिडेंट साहब इसको अप्रूव करेंगे तो ओवरऑल ये कंप्लीट प्रोसीजर को अडोप्ट करेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन बेसिकली रेज किया गया है, वो है एक रेयर डिजीज़ को लेकर जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की उसको लेकर। यहाँ पर बताया गया कि नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीज़, इसके बेनिफिट जो है वो हर एक तक नहीं पहुँच रहे। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2021 के अंदर ये अनाउंसमेंट किया था कि नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीज़ के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 50 लाख पर पेशेंट जो है डिजीज़ जो क्लासिफाइड रेयर के अंदर उसको बेनिफिट मिलेगा। इसी को लेकर बताया गया बहुत सारे लोगों को इसके बेनिफिट नहीं हो रहे हैं और काफ़ी डिले हो रहा है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि उन पेशेंट की ही डेथ हो जाती है जो उसके बेनिफिट के हकदार है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इसको डिस्कस किया गया। इसके बाद पेज नंबर 12 यहाँ पर आप देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये बताया गया सरकार ने कि 36,428 विलेजेस को मॉडल ट्राइबल विलेज के अंदर बदला जाएगा। इसको लेकर एक स्कीम बताई गई है कि इसके लिए पहले तो कंडीशन है कि 50% ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए, 500 ST पॉपुलेशन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर गांव में, राइट। तो ये दो कंडीशन, या तो 50% हो या 500 लोग जो ST कम्युनिटी से होने चाहिए। इसके अलावा बताया गया कि स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट को ट्राइबल स्कीम के थ्रू इंडिकेशन किया जाएगा और इस स्कीम का नाम होगा प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, जिसमें 2021 से लेकर 2025-26 तक, 21-22 से 25-26 तक ये टारगेट रखा गया। अभी लगभग 4.22 करोड़ ट्राइबल लोगों को, जो अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास बनते हैं, उनको बेनिफिट इसका होगा। और आने वाले टाइम में टारगेट किया गया है कि 2021-22 से लेकर 2022-23 तक लगभग 16,554 विलेजेस को इसका बेनिफिट होगा। हालांकि इसके लिए जो अमाउंट है वो 1927 करोड़ रुपए कंसिडर करी गई है और डेवलपमेंट प्लान्स में ये जो इम्पैक्ट करेगा 6,264 विलेजेस पर। लेकिन सवाल ये है कि 6264 विलेज है, यानी अप्रोक्सीमेटली 6,000 प्लस, और अमाउंट जो है वो 2,000 करोड़ से भी कम है। यानी अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 28-29 लाख के आसपास पड़ेगा, 28-29 लाख पर गांव के हिसाब से
28-29 लाख में क्या एक गांव डेवलप्ड हो जाएगा? क्योंकि आजकल एक मकान बनाने में 28-29 लाख लग जाते हैं। तो खैर ये बड़ा इशू है, अमाउंट मुझे लगता है बहुत ही कम है इस पूरे सिनेरियो को लेकर। इसके बाद वर्ल्ड अफेयर, दुनिया में इस टाइम पे क्या चल रहा है उसी को लेकर फिर से कवर किया गया। यमन के बारे में हमने पढ़ा अभी यूनिसेफ की रिपोर्ट में कि 2015 से लेकर 11,000 बच्चे या तो उनकी डेथ हो चुकी है या फिर उनको सीरियस इंजरी हुई है, और सीरियस इंजरी उस तरह की जिसमें वो फिर से शायद रिकवर नहीं कर पाए, फिर से अपने जो बॉडी के ऑर्गन है उनके फंक्शन नहीं कर पाए, इस तरह की रिपोर्ट जो इंडिकेशन की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान लगातार जो कहीं ना कहीं कैश ट्रैप हो रहा है, या इनका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कहीं ना कहीं डिप्लेट हो रहा है, और उसके बाद जैसे ही इनको लगता है कि भाई दिक्कत हो रही है तो ये दो कंट्री में भागते हैं, एक है चाइना, दूसरी है सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया के अंदर अब जैसे कि फोटोग्राफ में आप देखेंगे ये बता रहे हैं कि हमारे पास होगी है पैसे की दिक्कत, हमको चाहिए पैसा और आप करिए हमारी मदद। ये हंस रहे हैं क्योंकि बार बार इनके पास आते हैं, और कई बार क्या होता है बार बार आप जाते हैं, हर तीसरे महीने सऊदी अरेबिया जाएंगे तो आपकी इज्जत ऑटोमेटिक कम हो जाती है। एक कई सालों में कोई बंदा आता है तो उसकी इज्जत होती है, लेकिन हर साल अगर आप जाएंगे तो खुद की वैल्यू ही कहीं ना कहीं कम होती है। और जब भी सऊदी अरेबिया कोई लीडर पाकिस्तान में आते हैं तो खुद गाड़ी ड्राइव करके उनको अपने घर तक लेके जाते हैं। पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि मल्टी बिलियन डॉलर की अमाउंट जो है वो सऊदी अरेबिया से इनको मिलेगी, और ये इसलिए क्योंकि IMF जो लोन देता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये चाहते हैं कि $7 बिलियन का लोन उनको दे बेल आउट पैकेज के रूप में। उसमें एक प्रोसीजर होता है, पूरा टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि आपको गए और लोन दे दिया गया, प्रॉपर एनालिसिस किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में आज के टाइम पे इतना ज़्यादा कर्जा बढ़ चुका है कि अपने आप को शायद गिरवी कर दें रख दें तब भी कई साल लग जाएंगे उसको पे करने में। और अल्टीमेटली इनके पास जो एक्सपोर्ट का मेन बिजनेस है होगा वो होगा गधे सप्लाई करना। और ये केवल न्यूज़ नहीं है, इसमें मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, इन्होंने अगर आप कभी सर्च करना पाकिस्तानी गधे जो वो चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं ताकि थोड़ा कर्जा कम हो जाए। ये कितना कर्जा कम कर पाएंगे वो अलग बात है। इसके अलावा बाकी कंट्रीज़ के बारे में जो डेली न्यूज़ है उसी के बारे में कवर किया गया। चाइनीज़ हॉस्पिटल्स के बारे में डिस्कस किया गया, ईरान के अंदर पब्लिक एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको लेकर डिस्कस किया गया, काबुल के अंदर होटल में अटैक हुआ, ये सारी चीज़ें जो बेसिक सी है। पेरू जो कंट्री अभी न्यूज़ में थी वहाँ पर नए नए प्रेसिडेंट बने थे और प्रोटेस्ट हो रहा लोग कि जो पहले वाले प्रेसिडेंट थे उनको कैसे आउस्टर किया गया, उसको लेकर कई सारे सवाल जो है आपको देखने को मिलेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 14, और पेज नंबर 14 पर जो एक मेन न्यूज़ कवर करी गई वो है अक्टूबर महीने का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो 4% कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिला। इंडस्ट्रियल आउटपुट यहाँ पर किसके बारे में डिस्कस करता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में, IIP के बारे में, जिसको बेसिकली कोर इंडस्ट्री बोला जाता है। इसमें टोटल 8 सेक्टर आते हैं, ये ध्यान रखना। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कोर इंडस्ट्री बोला जाता है क्योंकि ओवरऑल जो टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसका 40% वेटेज रखता है। इसमें जो 8 सेक्टर आते हैं वो होता है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज़्यादा होता है रिफाइनरी प्रोडक्ट का, फिर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और आई थिंक फिर होता है स्टील का। ठीक है, पहले इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा होता था, इसका बेस ईयर अभी भी 2011-12 है। ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, ये जानकारी दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है RBI की रिपोर्ट इन्फ्लेशन को लेकर उसको शायद पब्लिक नहीं करेगी, इस तरह की जानकारी जो वो दी गई है। एक इम्पोर्टेंट सा फ्रेमवर्क है वो थोड़ा पढ़ लेंगे। देखो RBI एक्ट 1934 में 2016 में एक अमेंडमेंट किया गया था जिसके अंदर बेसिकली टारगेट रखा गया था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI को कहीं ना कहीं टारगेट रखा जाता है कि 2 से 6% तक कंट्रोल करिए। यहाँ पर भी आप देखेंगे 4% कोशिश करनी है, 2% अपर और लोअर टॉलरेंस लिमिट है ना। इसके अलावा 6 मेंबर की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो डिटरमाइन करती है पॉलिसी रेट को, वो उसको लेकर टारगेट अचीव करती है। लेकिन गलती से मान लेते हैं कि 3 लगातार क्वार्टर में जो अपर टॉलरेंस लेवल से ज़्यादा इन्फ्लेशन होती है तो RBI को जवाब देना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इस टारगेट को अचीव करने में किस तरीके से फेल हुए हैं, क्या आप स्टेप ले सकते हैं इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए, और कब तक हम ये माने कि आप इस प्रॉब्लम को या इन्फ्लेशन जैसी टारगेट को अचीव कर लेंगे। ये चीज़ें बताने पड़ते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसी चीज़ को लेकर बताया गया कि जो रिपोर्ट RBI सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं ये पब्लिक करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं कर सकते, ज़रूरी भी नहीं है। इसके अलावा इंडिया ने रिपोर्ट किया है कोयला
इंपोर्ट किया है कोयले को लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपए का। केवल 6 महीने में अप्रैल से सितंबर के बीच में हमने लगभग 2.25 लाख करोड़ का कोयला इंपोर्ट किया है। तो आप इसी से आइडिया लगा लीजिए। हालांकि इंडिया में कोयले के सोर्स है, ऐसा नहीं कि कोयला हमारे पास नहीं है, लेकिन कोयले की जो अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है जैसे एंथ्रासाइट है वो बहुत कम हमारे पास है। लेकिन और बहुत सारा जो कोयले की वैरायटी वो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी जानकारी कि इंडिया जो है वो ग्लोबल लीडर बन सकता है ग्रीन हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोलीजर्स के अंदर। और G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने इस तरह की चीज़ें जो जानकारी दी गई है। ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलेजर्स, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये ग्रीन हाइड्रोजन कंटिन्यू डिस्कशन वाला टॉपिक है। और जल्द ही हम लोग जो है वो 28 मई 2023 के हिसाब से जो पेपर आएगा उसके हिसाब से हम लोग इस डिस्कशन को थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में करने की कोशिश करेंगे ताकि क्वेश्चन को भी क्रैक किया जा सके। फिलहाल द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।